कोलकाता मेट्रो स्टेशन पर एक खूबसूरत औरत ने मेरे पास आकर मेरे कोट की जेब में एक कागज डाल दिया और मेरे कान में कहा कि भाग सको तो भाग जाओ। मैंने उस कागज को निकाल कर देखा तो उस पर मेरी ही तस्वीर बनी हुई थी, जिस पर बड़ा बड़ा सा क्रॉस लगा हुआ था। मैंने जल्दी से मुड़कर देखा तो वह औरत गायब हो गई थी, पर फर्श पर। मेरा नाम वेद है और मैं आज आप सबसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि एक मर्द शादी क्यों करता है। कुछ लोग कहेंगे कि औलाद के लिए और कुछ कहेंगे अपनी पर्सनल ज़रूरत के लिए, लेकिन सच तो ये है कि एक मर्द सुकून के लिए शादी करता है, क्योंकि औलाद पैदा करके बड़ा करना कोई आसान काम नहीं होता और पर्सनल ज़रूरतें भी इंसान के लिए सब कुछ नहीं होती। घर के सारे काम नौकर भी कर सकते हैं और मैं तो एक अमीर आदमी था। मेरे पास ढेरों पैसा था, मेरा अपना घर था, मेरी गाड़ी भी थी, मेरा अच्छा कारोबार था। मैं चाहता तो कई नौकर रख सकता था। लोग तो बच्चे गोद भी ले लेते हैं, पर एक औरत को घर में लाने का असली मकसद यही होता है कि वो आपकी दोस्त बने, आपकी हमसफ़र बने, आपके दिल की बात सुनकर आपके साथ बैठे, आपके दुख और खुशी में आपके साथ खड़ी रहे। मैं भी यही सोचकर शादी करके अपनी पत्नी को घर पर लाया था, लेकिन शादी के सिर्फ 2 साल बाद मेरा दिमाग उलझता हुआ सा रह गया, क्योंकि हमारी कोई औलाद नहीं हुई थी और मेरी पत्नी मुझसे हर वक्त लड़ाई करती रहती थी। फिर मुझे लोगों ने समझाया भी कि अभी वक्त ही कितना हुआ है शादी को। शुरू के कुछ साल मुश्किल होते हैं, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाता है। पर मुझे ऐसा लगता था कि जैसे उस औरत के दिल में खुशी रखने की खूबी ही नहीं थी, जैसे कोई भी उसको खुश नहीं रख सकता हो। मैं उसको एक बहुत बड़े आरामदेह घर में रखता था। घर में ना कोई सास थी, ना कोई नंद, ना कोई भाभी और ना ही कोई देवर था। बस 2 नौकर हर वक्त घर में होते थे। एक सफाई करता और दूसरा खाना बनाता था। दिन के वक्त तो वो कुछ न कुछ कर भी लेती, पर जब रात होती थी तो एक आम सी ख्वाहिश भी उसको बर्दाश्त नहीं होती थी। मैं कभी कह भी देता कि मुझे चाय बना दो, तो वो सीधा जवाब देती कि मैं थक गई हूँ, मैं नहीं बना सकती। मैं सोचता था कि आखिर पूरा दिन ये करती क्या है जिससे इतनी थक जाती है। असल बात तो ये थी कि वो मेरे एहसास का भी ख्याल नहीं रखती थी। मैं जब घर पर आता था तो चाहता कि वो एक बार ही सही, पर मुझे देखकर मुस्कुरा तो दे और मेरे पास आकर पूछ ले कि मेरा दिन कैसा गुजरा है। मैंने सारा दिन क्या क्या देखा, क्या सहना पड़ गया, लेकिन वो ऐसे घर में बैठी हुई होती जैसे उसको किसी चीज़ की परवाह ही नहीं है। मैं अंदर दाखिल होता था तो वो एक नज़र भी नहीं उठाती, कभी हाथ बढ़ाकर मुझे पकड़ती नहीं थी, कभी मेरे पास बैठकर मेरा हाल नहीं पूछती थी। एक बार मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ घर पर आया था। मेरा सर दर्द से फट रहा था। मैं चाहता था कि वो बस इतना पूछ ले कि क्या हुआ है, पर उसने ऐसे देखा कि जैसे कोई परेशानी ही नहीं हो। फिर मैंने खुद ही कहा कि मेरा सर बहुत ज़्यादा भारी हो रहा है, तो वो बोली कि दवाई ले लो, मैं तो अभी आराम करना चाहती हूँ। उस लम्हे मुझे पहली बार एहसास हुआ कि शायद मैं इस औरत के लिए सिर्फ एक जिम्मेदारी हूँ, कोई ऐसा इंसान नहीं जिनकी मौजूदगी उसको सुकून दे सके। और शादी करते वक्त मैंने सिर्फ उसकी खूबसूरती देखी थी। मेरी पत्नी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और मुझसे 10 साल छोटी थी। मैं इस सोसाइटी का एक कामयाब आदमी था, पर उस कामयाबी के लिए मैंने अपनी ज़िंदगी का बेहतरीन वक्त कुर्बान कर दिया था। इसी वजह से मेरी शादी भी देर से हुई, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि खूबसूरती के बावजूद एक इंसान इतना बेबस भी हो सकता है। वक्त गुजरता जा रहा था, लेकिन मेरी परेशानी बढ़ती जा रही थी। मेरा घर बड़ा था, मेरी दौलत भी काफ़ी थी, लेकिन मेरे दिल में सुकून का नामो निशान नहीं था। मैं सोचता रहता कि आखिर गलती कहाँ पर हुई है और क्यों मेरी ज़िंदगी मेरी सोच के बिल्कुल उल्टी ही रही। अब परेशानी वही थी कि सब कुछ था मेरे पास, लेकिन सुकून नहीं था। मैं जब घर पर आता था तो ऐसा लगता कि जैसे किसी मैदान की जंग में दाखिल हो गया हूँ। थोड़ी देर की खामोशी के बाद कोई ना कोई बात शुरू हो ही जाती थी। कभी उसके लहजे में सख्ती होती, तो कभी उसकी आंखों में वो देखकर अजीब सी चुभन महसूस होती। मुझे पता चल जाता था कि अब माहौल ख़राब होने वाला है। ऐसा नहीं था कि मैंने कोशिश ही नहीं की, बल्कि मैंने हर तरीके से घर को चलाने की कोशिश की। मैंने उसको कभी पैसों के मामले में परेशान नहीं किया। उसके अपने अकाउंट में भी पैसे रखता था, उसके पर्स में भी पैसे होते थे, ताकि अगर उसको कुछ खरीदना हो तो उसको किसी चीज़ के लिए रुकना नहीं पड़े।
मैंने ज़िंदगी में कभी उसको ये नहीं कहा कि ये मत खरीदो, अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, क्योंकि मेरे पास पैसे थे और मैं अगर अपनी पत्नी पर नहीं लगाऊंगा, तो फिर उन पैसों का क्या फ़ायदा था? अभी तो मेरी कोई औलाद भी नहीं थी, रिश्तेदार भी ज़्यादा नहीं थे, बस कुछ दोस्त थे जो कि मेरे लिए रिश्तेदारों से भी बढ़कर थे। मैंने कभी भी उनको किसी चीज़ से नहीं रोका, लेकिन पता नहीं वो क्या सोचती रहती थी, उसके दिमाग में क्या चलता रहता था। मैं उसको प्यार से तनु कहता था, उसका नाम वैसे तान्या था, पर उसको अपने नाम से भी नफ़रत थी, इसीलिए वो चाहती थी कि उसको सिर्फ़ तनु कहा जाए। वो कहती थी कि तान्या तो कुछ अजीब सा नाम है, पर मुझे तो वो नाम अच्छा लगता था। ये सब देखकर एक मर्द आखिर क्या सोचेगा? यही ना कि जब औरत इतनी सहूलत में भी खुश नहीं रह रही, जब हर चीज़, हर सहूलत उसके पास मौजूद है, पर फिर भी उसके माथे पर चिड़चिड़ेपन की नापसंद आने की लकीर ही रहती थी, तो शायद मेरी वजह से ही उसको कोई परेशानी है। शायद वो मेरे साथ खुश नहीं, शायद वो मेरे साथ रहकर भी अकेलापन महसूस करती है। इसीलिए मैंने खुद को बदलकर भी देखा, मैंने दूरी बनाकर भी देखा, मैं अजनबी बनकर भी रहने लगा, लेकिन उससे भी उसके व्यवहार में कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। खैर, ज़िंदगी इसी तरह से चल रही थी और मैं बस खामोशी के साथ ये सब कुछ सहता ही जा रहा था। एक दिन मैं अपनी गाड़ी में बाजार जा रहा था। धूप थोड़ी तेज थी और सड़क पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा था। मैंने गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ाई और फिर एक लंबी लाइन में रुक गया। मेरे आसपास गाड़ियां ही गाड़ियां थीं, जिनमें हॉर्न और इंजन की आवाज माहौल में बेचैनी पैदा कर रही थी। मैंने खिड़की के बाहर देखा तो सामने एक औरत खड़ी हुई थी। सफर में तो न जाने कितने लोग नजर आते हैं। कोई ठेला लगाकर अपना कमाई करने के लिए निकल रहा होता, कोई किसी चीज को हाथ में उठाए हुए बेच रहा होता, तो कोई बच्चों को संभाल रहा होता। पर आम तौर पर बहुत से चेहरे नजर आते हैं, लेकिन ये औरत उन सब से कुछ अलग ही थी। वो बिल्कुल सीधी सी खड़ी हुई थी, ना वो हिल रही थी, न झूल रही थी। उसका चेहरा हैरान था, जैसे किसी सोच में डूबी हुई हो, और उसकी नज़र सीधी मेरी तरफ थी। उसके कपड़ों से अंदाज़ा लगाना मुश्किल था कि वो अमीर है या गरीब। उसके कपड़ों में कोई फटा हुआ हिस्सा भी नहीं था, लेकिन ऐसा भी नहीं लग रहा था कि वो बहुत मॉडर्न हो, बहुत अमीर हो। वो भीख मांगने वाली भी नहीं लगती थी। वो बस खड़ी हुई थी एक जगह पर, और उसका पूरा ध्यान सिर्फ मेरी तरफ था। मैंने ज़रा सा अपने पीछे घूम कर देखा कि शायद वो किसी और को देख रही हो, किसी और चीज़ की तरफ देख रही हो, मगर नहीं, उसकी आंखों का ध्यान सिर्फ मेरी तरफ था, जैसे उसको किसी ने कहा हो कि उसको बस खड़े होकर मुझे देखना है। मैं उसकी नज़रें महसूस कर रहा था, उसमें अजीब सी गहराई थी, जैसे वो मुझे पहचानती हो, या जैसे वो मुझे देखकर कुछ कहना चाहती हो, पर कह नहीं पा रही हो। कुछ वक्त, एक लम्हे के लिए ऐसा लगा जैसे वक्त रुक गया हो। आसपास की आवाज़ें हल्की हो गई थी और वो औरत और उसकी आंखें ही सामने रह गईं। मुझे सब कुछ बहुत अजीब सा लगा। दिल में एक हल्की सी बेचैनी सी उठने लगी, लेकिन मैंने खुद को संभाला और खिड़की के शीशे को ऊपर कर दिया। सिग्नल खोलते ही गाड़ी आगे बढ़ने लगी, तो मैंने भी गाड़ी आगे बढ़ा ली। कुछ देर तक वो औरत मेरे दिमाग में ही रही। उसका खड़ा होना, उसका सीधा मुझे देखना, सब कुछ बहुत अजीब सा था, जैसे वो कोई आम औरत नहीं हो। पर फिर मैंने खुद को कहा कि शायद मैं ही ज्यादा सोच रहा हूँ, और फिर मैंने उस बात को दिमाग से निकालने की कोशिश की, पर वो अजीब सा एहसास कहीं ना कहीं दिल में ही रह गया था। मेरा दोस्त मुझसे बोला कि मैं अपनी पत्नी पर कोई प्राइवेट जासूस छोड़ दूं, जो उसकी एक हफ्ते की पूरी रूटीन की परख ले और हर बात की रिपोर्ट देना शुरू कर दे। पर शुरू में मैं इस बात पर हंस पड़ा। मैंने उससे कहा कि उससे क्या होगा, मुझे तो पहले से ही सब पता है कि मेरी पत्नी क्या करती है। वो सुबह देर से उठती है, नाश्ता करती है, फिर कुछ देर इधर उधर घर में ही फिरती है, कभी कपड़े ठीक करती है, कभी शीशे के सामने खड़ी हो जाती है, फिर थोड़ा सा तैयार होती है, कभी अच्छी तरह से तो कभी बस फटाफट ही, और फिर शॉपिंग करने निकल जाती है। कभी कभी नहीं भी जाती, पर ज्यादातर वो दिन के वक्त घर से बाहर ही रहती है। शाम को जब वापस आती है और वापस आकर कुछ देर मोबाइल चेक करती है, फिर सो जाती है। और जब मैं रात को घर जाता हूँ तो वो बस जागती हुई होती, पर वो जागना भी ऐसा होता कि जैसे मजबूरी में हो। वो मेरे लिए खुश नहीं होती थी, बल्कि अक्सर तो मेरे आने का मतलब एक नया झगड़ा ही होता। जैसे वो पूरा दिन अपनी एनर्जी बचाकर रखती थी, सिर्फ इस वक्त के लिए ही,
जब मुझे घर पर आना होता। मेरे दोस्त ने मेरी बात सुनकर कहा कि ये तो वो रूटीन है ना जो बस तुझे दिखती है। असली रूटीन कुछ और भी हो सकता है, कि वो किसी से मिलती हो सकता है कि उसकी जिंदगी में कोई और भी हो, वो किसी के चक्कर में हो। ये सब सुनकर मुझे एक लम्हे के लिए झटका सा लगा। मैं उसको देखने लगा जैसे मैं उसको पहचानता ही नहीं हूँ, कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हो सकती। मैंने उसको कभी किसी से बात करते हुए नहीं देखा। उसने कभी अपने फ़ोन पर लॉक भी नहीं लगाया। मैंने उसको कभी छुपकर फ़ोन पर बात करते हुए नहीं पकड़ा। उसके व्यवहार में कभी कोई बदलाव महसूस नहीं हुआ, जो आम तौर पर ऐसी हरकत करने वाले लोगों में होते हैं। मैं तो उसके रोज़ के हर अंदाज को समझता था। उसका सुबह देर से उठ जाना, उसका रात तक बदले न जाने वाला तेवर, उसकी थकान और बेरुखी। मैं उसकी कोई ऐसी बात नहीं देख सका था जो मुझे किसी गलत ताल्लुक तक ले जाए। लेकिन मेरे दोस्त ने बात यहाँ पर ख़त्म होने दी। वो कहता रहा कि आजकल लोग बड़े चालाक हो गए हैं। ऐसे मामलों को इस तरह से छुपाते हैं कि किसी को कानों कान तक खबर नहीं हो। ऐसे लोग मौका मिलते ही जिंदगी के दो चेहरे रख लेते हैं, एक घर वालों के सामने और एक छुपाकर दुनिया के सामने। उसने मेरे दिल में शक का बीज डालने की पूरी कोशिश की थी, पर मेरा दिमाग उस तरफ जाने को तैयार ही नहीं था। मैं अपनी पत्नी पर शक नहीं करना चाहता था, पर मैं इतनी कोशिश कर रहा हूँ कि वो ठीक हो जाए। मगर मैं हर दिन ये सोचता कि आखिर वो खुश क्यों नहीं रहती, आखिर उसको किस बात का मसला है। तो जाहिर सी बात है कि मैं उसको अपने साथ रखना चाहता हूँ, उसको खुद के साथ बसाना चाहता हूँ, उसको लेकर साथ चलना चाहता हूँ। वरना मेरी क्या फिक्र थी। मैं अमीर आदमी था, मेरे पास दुनिया की हर चीज़ थी। मैं चाहूँ तो एक झटके में कुछ भी बदल सकता था। जैसे मुझे वो औरत मिली थी, वैसे भी कोई और मिल सकती थी। पर मैं ऐसा आदमी नहीं था, एक ख़ानदानी इंसान था, और ख़ानदानी मर्द अपनी औरतों को छोड़ते नहीं हैं। वो भी इस तरह की बातों पर बस बर्दाश्त करते हैं। वो रिश्ते को निभाते हैं और अपने घर को टूटने नहीं देते। इसलिए तो मैं अभी तक बर्दाश्त किए ही जा रहा था। मैं चाहता तो कब का छोड़ चुका होता, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने अपने दोस्त से साफ कह दिया कि ऐसी कोई भी बात नहीं है। तो वो हंसकर बोला कि ऐसी बात हो सकती है, वो जवान खूबसूरत औरत है और तू बुढ़ा है। तो ये सुनकर मैं गहरी सांस लेकर एक गहरी नज़र उसके ऊपर डाली। ये वही मेरा एक दोस्त था जो मुझसे इस तरह की बातें कर सकता था, वरना कोई दूसरा होता तो मैं उसको बर्दाश्त ही नहीं करता। मैंने उसकी बात सुनी, पर उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मैं जानता था कि उसकी बातें सिर्फ अंदाज़ा हैं, और मैंने अपने दोस्त को समझाया कि नहीं, ये सब कुछ वहम है, और मैंने उसकी एडवाइस को वहीं पर छोड़ दिया। पर कहीं ना कहीं उसकी कही हुई बातें मेरे दिमाग में घूमती रह गई थी, जैसे कोई बहुत नरम सी खरोंच हो जो दुखती तो नहीं, पर महसूस ज़रूर होती है। मैं रोज़ाना ही एक रास्ते से गुजरता था। मेरा ऑफिस मेरे घर से तकरीबन 35 मिनट की दूरी पर था। मैं कोलकाता में रहता था और मेरा रूट हमेशा एक सा रहता था। एक ही सिग्नल था जहाँ पर गाड़ी रोकनी ही पड़ती थी, चाहे ट्रैफिक कम हो या फिर ज़्यादा। मेरा रूटीन बन चुका था कि हर सुबह इस एक जगह से गुजरता और हर रोज़ इस एक सिग्नल पर कुछ लम्हों के लिए रुकना पड़ता था। उस दिन भी मैं रोज़ के हिसाब से सिग्नल पर खड़ा हुआ था। गाड़ी धीरे धीरे रुक गई। मैंने सामने देखा तो मेरा दिल जैसे एक लम्हे के लिए ठहर गया, क्योंकि वो औरत फिर मौजूद थी। वही औरत जो कुछ दिन पहले भी मुझे अजीब सी नज़रों से देख रही थी, पर इस बार एक फ़र्क था। उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कुराहट थी जो आम मुस्कुराहट जैसी नहीं होती। वो मुस्कुराहट खुशी की नहीं थी, न हैरत की थी, बल्कि वो खामोश और बेमतलब सी मुस्कुराहट, जैसे किसी के अंदर बहुत कुछ टूट चुका है और वो अब सिर्फ चेहरे पर एक खालीपन रखकर खड़ी हो। वो मुस्कुराहट मुझे अजीब लगी, जैसे वो हंसना चाहते ही नहीं, बल्कि उसको अपने चेहरे पर मुस्कुराहट रखने पर मजबूर किया गया है। मैंने गौर से देखा तो वो औरत बिल्कुल मेरी पत्नी की उम्र की लग रही थी। शक्लो सूरत से भी वो अच्छी थी, नजरें जमी हुई थी। बात करने का अंदाज भी किसी ऐसे इंसान जैसा नहीं था जो सड़कों पर भीख मांगता हो या भटकता हो। उसके कपड़े साफ सुथरे रहते तो लगता था कि किसी अच्छे घर की औरत है, पर उसकी आंखों में एक ऐसी खाली सी हालत थी, जैसे कि उसके दिमाग में कुछ उलझन हो, जैसे वो अपने होशो हवास में हो भी और नहीं भी। मैंने सोचा कि शायद आज भी वो किसी और को देख रही हो, शायद मेरी नज़र का धोखा हो। मुझे लगा कि वो मुझे देख रही है, इसलिए मैंने अपना चेहरा साइड पर कर लिया।
मैंने बाहर दूसरी तरफ देखने की कोशिश की, जैसे मैंने उसको देखा ही नहीं हो। पर इंसान अपनी आंखों के किनारों से भी बहुत कुछ देख लेता है, और मुझे साफ महसूस होता जा रहा था कि उसकी नज़रें मेरे ऊपर ही जमी हुई हैं। एक अजीब सा एहसास मेरे दिल में सरकने लगा, जैसे कि कोई मेरे पीछे पीछे चल रहा हो, जैसे कोई मुझे लगातार देख रहा हो। अचानक से मेरे अंदर एक बेचैनी सी टूटने लगी। मैंने एकदम से उस औरत की तरफ देखा। मेरा दिल जैसे चाह रहा था कि एक बार मुझे पूछना है कि वो सच में मुझे ही देख रही है। और जैसे ही मैंने मुड़कर उसकी तरफ देखा, तो उसने फौरन से मुझे इशारा किया। वो इशारा ऐसा था जैसे कि वो आपको कुछ कहना चाहती हो कि हाँ, मैं तुम्हें ही देख रही हूँ। मैंने ही तुम्हें चुना है। तुम ही हो वो जिसकी मैं इंतज़ार में हूँ। उसका वो एकदम किया गया इशारा मेरे दिल में डर से भर गया था, पर जैसे वो कोई आम औरत नहीं हो, बल्कि कोई ऐसी चीज़ हो जिसके इरादे आम इंसानों जैसे नहीं हो। एक लम्हे के लिए मुझे महसूस हुआ कि मेरा हलक सूख गया, मेरा सांस रोक दिया हो। मैंने हाथ स्टीयरिंग पर मजबूती से जमा लिए। मेरे अंदर एक अजीब सा डर उठने लगा। पता नहीं कौन थी, कहाँ से आई थी, क्यों मुझे देख रही थी, क्यों इस तरह लगातार मेरा पीछा कर रही थी। मैं सोचने लगा कि शायद कोई दिमाग की मरीज है जो सड़क पर जाकर लोगों को देखती रहती है। ये शायद कोई और परेशानी है। पर जो भी था, उसका अंदाज, उसकी नज़रें, उसकी खामोश मुस्कुराहट, सब कुछ एक ऐसी बेचैनी पैदा कर रहा था जो कि मैं बता ही नहीं सकता। खुशकिस्मती से उस दिन ट्रैफिक ज़्यादा नहीं था। सिग्नल जल्दी ही खुल गया। मैंने जैसे ही ट्रैफिक खुलते हुए देखा, गाड़ी को फ़ौरन से आगे बढ़ा दिया। मैंने उस औरत की तरफ दोबारा से देखने की हिम्मत ही नहीं की। मेरे अंदर एक ही ख्वाहिश थी कि किसी तरह से निकल जाऊं। मैं जितना आगे जाता था, ऐसा लगता था जैसे उसकी वो अनोखी मुस्कुराहट मेरे पीछे रहकर भी मेरे साथ चल रही है। मैंने पीछे नहीं देखा, बस गाड़ी चलाता रहा। पर मेरे दिल में ये एहसास बैठ गया था कि ये औरत कोई आम औरत नहीं थी, और ये सब कुछ इस वाक्य की शुरुआत लग रही थी। मुझे दो औरतों ने अंदर से तोड़ कर रख दिया था। एक औरत मेरी अपनी पत्नी थी, जो मेरे घर के अंदर मुझे सुकून नहीं लेने देती थी, और एक वो सड़क पर खड़ी हुई औरत थी जो पता नहीं किस वजह से मेरे पीछे पड़ गई थी। मेरी जिंदगी का चैन दो तरफ से मुझ पर हमला कर रहा था। एक तरफ घर का बेस्वाद सा माहौल, और दूसरी तरफ वो अनजानी खौफनाक मौजूदगी जिसको मैं समझ भी नहीं पा रहा था। एक दिन मैंने फैसला किया कि अब मैं और ऐसे ही बर्दाश्त नहीं करूंगा। न इल्ज़ाम, न बहस। मैंने तनु को सामने बिठाया। मैंने चाहा कि आज सारी बातों को खुलकर कर लिया जाए, ताकि शायद कोई रास्ता ही निकल आए। शायद हमारे बीच जो दीवार खड़ी हो गई है वो गिर जाए। शायद वो एक बार दिल से बोल पड़े। कि मैंने उसको सोफे पर बिठाया और खुद उसके बिल्कुल सामने बैठ गया, ताकि वो भाग नहीं सके और मेरी आंखों में देखकर बातें करे। मैंने नरम लहजे में कहा कि बताओ क्या बात है, चलो आज बात करते हैं, दिल की बात खोलो। शायद तुम्हारा दर्द मुझे समझ आ जाए, शायद मैं कुछ ठीक कर सकूं। तभी मेरी बात पर वो मुंह बनाते हुए बोली, जब हम बात करते हैं तो हमारा झगड़ा हो जाता है। बात क्या होगी? ये सुनकर मैंने फौरन से कहा कि मैं वादा करता हूँ कि आज झगड़ा नहीं होगा। न मैं गुस्सा करूंगा, न तुम करोगी। बस एक बार खुलकर बताओ मुझे कि क्या परेशानी है। मैंने गहरा सांस लिया और उसके लिए हर वो दरवाज़ा खोल दिया जिनको खोलना मेरे लिए मुश्किल था। मैंने कहा कि तुम्हें अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो बताओ क्या चाहिए। कोई चीज़ पसंद आई है तो बता दो, मैं मंगवा दूंगा। पर बाहर कहीं जाना चाहती हो तो हम जा सकते हैं। मैं नौकरी से छुट्टी ले लूंगा, मैं वक्त निकाल लूंगा। तुम कहो तो तुम्हारी पसंद के मुताबिक इलाकों में चलते हैं, होटल बदल देते हैं, माहौल बदल देते हैं। बाहर की किसी कंट्री में जाना चाहती हो तो भी ले जाता हूँ। इंडिया में कहीं और जाना चाहो तो वो भी हो जाएगा। मैंने उसको इतने सारे रास्ते दिए, कितने शायद कोई मर्द अपनी बिजी जिंदगी में नहीं दे सकता। मैंने सोचा कि अगर उसको कहीं सफ़र करने की ज़रूरत है या कुछ बात उसके दिल में है तो मैं वो पूरा करूँगा। उसको अपने दिल का बोझ किसी के सामने खोलना है तो मैं खुद उसको लेकर उसकी किसी पसंदीदा चीज़ के पास चला जाऊँगा। अगर ज़रूरत है तो पैसे भी दे दूँगा, सूट चाहिए तो ख़रीद भी दूँगा। बस वो एक शब्द बोल तो दे कि मुझे पता तो चल सके कि आखिर परेशानी क्या है। वो बिल्कुल खामोश थी। उसके चेहरे पर ना तो नाराज़गी थी, ना गुस्सा था, और ना ही बेरुखी। वो बस गहरी खामोशी में डूबी हुई थी, जैसे कि किसी ने उसकी ज़ुबान पर ताला लगा दिया। इसलिए वो खुद फैसला नहीं कर पा रही हो कि उसको क्या चाहिए,
और क्या नहीं चाहिए। मैंने हैरत से उसको देखा और कहा कि ऐसा तो नहीं होता कि तनु, दुनिया की बड़ी से बड़ी परेशानियां बातचीत से हल होती हैं। लोग बातें डिस्कस करते हैं, एक दूसरे की सुनते हैं। तो क्या हम अपने घर की छोटी सी परेशानी को भी हल नहीं कर सकते? क्या हम दो इंसान बैठकर ये तय नहीं कर सकते कि हम ऐसे आगे बढ़ेंगे? वो कुछ नहीं बोली। उसने सिर्फ इतना ही कहा कि मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। बस ये बात इतनी खाली सी थी कि लगता था जैसे उसके अंदर कुछ भी नहीं बचा। मैंने देखा कि आज वो बोल रही है, ना आवाज उठा रही है, ना मुझे इल्जाम दे रही थी, ना ताने दे रही थी। वो बस हैरान थी, जैसे कि एक पत्थर बन गई। मैं उसकी हालत पर हैरान रह गया कि एक औरत जो रोज किसी न किसी बात पर बहस करती थी, अब वही बिल्कुल चुप थी। एक मर्द कभी भी अपनी पत्नी की खामोशी चाहता है, पर जब वो खामोश हो जाए तो उससे डर भी लगने लग जाता है, क्योंकि वो खामोशी कभी कभी तूफान आने की शुरुआत भी हो सकती है, कि आपके घर टूट जाने की निशानी भी। मैं बस चेहरे को देखता रहा और सोचता रहा कि आखिर उसकी ये खामोशी के पीछे क्या राज है। वो अंदर ही अंदर किसी ऐसे नए बोझ में दबी हुई है जिस तक मैं पहुंच भी नहीं पा रहा, या फिर वो कुछ और फैसला कर चुकी है और मुझे बताना नहीं चाहती। घर में उसकी ये खामोशी भी मेरे लिए इतनी ही परेशानी देती जितनी कि बाहर वो सड़क पर खड़ी औरत। वक्त के साथ दो औरतें मेरी जिंदगी में दो अलग तरह की बेचैनी पैदा कर रही थी, पर जवाब किसी के पास नहीं था। इस तरह की ही औरतें होती हैं जो मर्द का कॉन्फिडेंस बिल्कुल खत्म कर देती हैं, अपनी किसी वजह से। वो समझती हैं कि जैसे हमने तो कुछ नहीं किया, हमारा कोई कसूर ही नहीं, पर असली में वो कितना नुकसान कर रही होती हैं। अब मैं ये समझना शुरू हो गया था कि मेरे अंदर ही कोई परेशानी है। मैं किसी औरत को खुश नहीं रख सकता हूँ, मैं ही बुरा हूँ। मैंने अपने आप को बुरा कहना और सोचना भी शुरू कर दिया था। ये औरत मुझे किस जगह पर लेकर आ गई थी? ऐसा कोई नहीं था जिससे मैं दिल की बातें कर सकूं, पर अगर कोई होता तो शायद वो यही कहता कि उसको छोड़ दे। लेकिन ये कहाँ जाती? इसका तो इस दुनिया में कोई था ही नहीं। उसकी एक बुआ थी जिसने शादी करवाई थी, और उसने मुझे खुद बताया कि वो बुआ मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं रखती थी और मुझे बहुत बुरी हालत में रखा हुआ था, और उस बुआ ने मुझसे 25 लाख रुपए भी लिए थे उसकी शादी मुझसे करवाने के लिए। अब ये दोबारा उसके पास जाती तो वो दोबारा से उसका सौदा कर देती। ये सौदा ही था ना। आप अगर बोले कि आपने ये चीज़ नहीं खरीदी, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने सच में नहीं खरीदी। और फिर जिस तरह के इसके हालात थे, उसको कोई बड़ा मर्द मिल जाता तो क्या होता? मैं सब कुछ बर्दाश्त कर रहा था, पर अगर कोई ऐसा मिल जाता तो ये सब कुछ बर्दाश्त ही नहीं करता। ये व्यवहार रहता तो उसकी ज़िंदगी तो बर्बाद हो जानी थी। और ऐसा नहीं था कि ये माँ नहीं बन सकती थी। मैं उसको डॉक्टर के पास भी लेकर गया था। डॉक्टर ने कहा था कि सब कुछ ठीक है। मैं उसके साथ बच्चा पैदा करना चाहता था, अपनी ज़िंदगी शुरू करना चाहता था, पर ये मौका ही नहीं दे रही थी। आज तो मैं घर से बुरी तरह से झगड़ा करके निकला। मैंने कहा कि अपनी हरकतों को ठीक कर लो, नहीं तो मैं ऐसा कोई फैसला कर बैठूंगा जो मैं नहीं करना चाहता हूँ। अब ऐसा नहीं था कि मैं सच में ऐसा कोई फैसला करना चाहता था, पर मैं उसको डरा रहा था। यही अब मेरा आखिरी ऑप्शन था कि मैं उसको थोड़ा सा डरा दूं ताकि ये ठीक हो जाए। आज हमारी बहुत बुरी लड़ाई हो गई थी, यहाँ तक कि मैंने ये भी कह दिया था कि मैं तुम्हें डाइवोर्स दे दूंगा, छोड़ दूंगा। तो अजीब सी बात है, पहले तो वो लड़ती थी, पर ये 2-3 बार से मुझसे झगड़ा भी नहीं कर रही थी। जैसे कोई रोबोट हो बस उसमें, या तो अपना फैसला खुद कर लिया हो, या फिर वो खुश कभी नहीं हो। बस फिर जब इंसान नफरत में हो, उसके अंदर टूट फूट मची होती है, और इंसान बेइज्जत होकर अपने घर की औरत से लड़ झगड़ के निकलता है, तो फिर कुछ न कुछ बुरा तो होता है। आज मुझे ऑफिस भी जाना था, मेरा बड़ा ज़रूरी काम था। वहाँ मेरी गाड़ी खराब हो गई। ऊपर से कोलकाता का मौसम जो अचानक से ही बदल गया। पत्नी से लड़कर मैं गुस्से में घर से निकला और सीधा गाड़ी की तरफ आया, पर जैसे ही गाड़ी स्टार्ट की तो उसने एक झटका लिया और फिर बंद हो गई। मैंने 2-3 बार कोशिश करी, पर उसने एक आवाज़ भी नहीं निकाली। ऊपर से मौसम भी अजीब बनने लगा। आसमान पर काले बादल छा गए और फिर हल्की हल्की सी बारिश शुरू हो गई। बूंदें मेरे चेहरे पर गिर रही थी, तो ठंड की एक लहर मेरे जिस्म में दौड़ गई। मैं सड़क के किनारे खड़ा हुआ ऊपर आसमान को देख रहा था और दिल ही दिल में सोच रहा था कि आज ये सब कुछ क्यों हो रहा है। घर में लड़ाई अलग, गाड़ी खराब अलग, मौसम भी खराब हुआ वो अलग। मैं थका हुआ भी था
और इमोशनली टूटा हुआ भी था। मेरी मंजिल 50 मिनट की दूरी थी और अगर गाड़ी नहीं चल रही थी तो कोई और रास्ता रह जाता। मैंने मोबाइल निकालकर कुछ देर सोचा कि शायद किसी मैकेनिक को फ़ोन कर दूं, लेकिन दिल नहीं माना। मैं वहां से पैदल मेट्रो स्टेशन की तरफ चल पड़ा। मेट्रो स्टेशन सच में बहुत अच्छा था, एकदम साफ सुथरा, सुकून भरा। वहां पानी गिर रहा था, लेकिन अंदर छत होने की वजह से माहौल बिल्कुल ठीक था। मैं एक तरफ बेंच पर जाकर बैठ गया। यहाँ पर हमेशा बेंच होती थी, लेकिन बारिश की वजह से लोग कम थे। मैंने अपना कोट मजबूती से लपेट लिया और चेहरा झुकाकर बैठ गया। उस लम्हे मुझे अपने करीब एक अजीब सी हवा महसूस हुई, जैसे कि कोई तेजी से मेरी तरफ आ रहा हो। मैंने सर उठाया तो वही औरत जो मुझे फॉलो कर रही थी, वही मेरे सामने खड़ी थी। वो इतनी ज्यादा तेज भागते हुए आई कि मुझे लगा जैसे कोई जानवर आ रहा हो। उसका सांस फूला हुआ था और उसकी आंखों में वही डर जो मैं पहले भी देख चुका था। मैं हैरान भी हुआ और डर भी गया। उसने एक शब्द भी नहीं कहा, बस एक झटके से आगे बढ़ी और मेरे कोट की जेब में कुछ डाल दिया, जैसे कि कोई कागज या लिफाफा हो, पर भारी था। फिर वो मेरे इतने पास होकर बोली कि उसकी सांस मेरे चेहरे से टकरा रही थी, भाग सको तो भाग जाओ। मैं उसको हैरत से देखने लगा। वो मेरी बात का इंतजार किए बिना ही पीछे मुड़ गई और इस तरह भाग गई कि जैसे फिल्मों में कोई अंडरवर्ल्ड का इंसान पुलिस से भागता है। उसकी रफ्तार इंसान जैसी नहीं थी। 3 सेकंड में वो दूर अंधेरे में कहीं गुम हो गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने फौरन से कोट की जेब में हाथ डाला और वो चीज निकाल ली। ये लिफाफा नहीं था, ये एक तस्वीर थी, मजबूत सा फोटो पेपर। मैंने जब उसको घुमाकर देखा तो मेरी रीढ़ की हड्डी में सर्द लहर दौड़ गई। तस्वीर तो मेरी थी, मेरा अपना चेहरा, मेरा मुस्कुराता हुआ चेहरा, और उस तस्वीर पर खून जैसे लाल मार्क से एक बड़ा सा क्रॉस का निशान बना हुआ था। मुझे समझने में देर नहीं लगी कि इसका क्या मतलब है। ये सीधा सीधा वार्निंग थी, एक धमकी थी, ये शायद मौत की निशानी। मैंने एक झटके से गर्दन मोड़ी कि देखूं तो सही वो औरत कहाँ पर गई है, पर अगले ही लम्हे मेरा दिल सीने में तेज धड़का। मेरे पीछे कोई खड़ा हुआ था। मैंने चाहकर भी पूरी तरह पलटकर देखने की हिम्मत ही नहीं की। वो अजीब सा डर था, भारी सा, ठंडा सा, दिल के अंदर तक उतरा हुआ। फिर मैं पीछे मुड़ा तो वही अजीब सी शक्ल वाला आदमी मेरे बिल्कुल पीछे खड़ा हुआ था। वो कुछ कदम की दूरी पर था। उसके चेहरे पर कोई एक सादगी नहीं थी, न गुस्सा, सिर्फ एक खाली पत्थर जैसी लकीर। उसने अपना एक हाथ धीरे से अपने कोट के अंदर डाला। मैंने वो मंजर बार बार फिल्मों में देखा था और मैं जानता था कि इसका मतलब क्या होता है। कोई भी हो सकता था, चाकू, पिस्टल, कोई हथियार। मेरे जिस्म से छूने का मौका दिए बिना खुद ही फैसला कर लिया कि मैं वहां से भाग पड़ा, जैसे मेरी आत्मा जिस्म से निकलकर अलग भाग रही थी। बारिश तेज हो गई, जमीन गीली थी, पर मैं बस भाग रहा था। उसका काम ज्यादा तेज था। मैं दौड़ रहा था, पर मुझे लग रहा था कि वो मेरे पीछे सांस लेता हुआ आ रहा है। लेकिन आज मेरी गाड़ी चल रही होती तो मैं उसके अंदर घुस जाता और दरवाज़ा लॉक कर लेता। गाड़ी मेरी अपनी जगह थी, मेरी प्रोटेक्शन थी, पर किस्मत ने आज सब कुछ मेरे खिलाफ कर रखा था। मैं अंधाधुंध दौड़ रहा था। मेट्रो बस आने वाली ही थी, पर मैं उस तक पहुंच जाता तो शायद बच सकता था। लेकिन मुझे महसूस हो रहा था कि वो मेरे बिल्कुल पीछे ही है, जैसे कि बस एक हाथ बढ़ाए और मुझे पकड़ ले। बिल्कुल मेरे पीछे था और उसके कदमों की आवाज़ तेज होती जा रही थी। वो अगर कुछ लम्हे और गुजार देता तो शायद मुझे पकड़ लेता, पर अचानक किसी ताकतवर हाथ ने मुझे बाजू से पकड़कर एक तंग सी गली में अंदर की तरफ खींच लिया। मैं उसके एक झटके से दीवार से टकराया और सांस रुकती गई। कुछ गलियां वैसे भी इतनी छोटी होती है कि एक बार इंसान अंदर आ जाए तो बाहर वाले को अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है कि कोई किस तरफ मुड़ा है। अगले ही लम्हे वो आदमी मेन रोड से गुजरा और हम दोनों साए की तरह दीवारों के साथ दबे हुए खड़े रहे। दोनों की सांस जैसे एक दूसरे में उलझ गई हो। उसकी भागती हुई आवाज़ धीरे धीरे दूर होती गई और वो अंधेरे में गुम हो गया। मैंने पलटकर देखा तो मेरी आंखें हैरत से फैल गईं। जिसने मुझे बचाया था कि वो कोई और नहीं, वही औरत थी जो कई दिनों से मुझे अलग अलग जगह पर नजर आ रही थी। उसकी सांस तेज थी, उसके हाथ कांप रहे थे और आंखों में डर की जलन साफ नजर आ रही थी। वो मेरे पीछे पीछे गली तक आई और हम दोनों दीवार के साथ लगकर सांस सीधी कर रहे थे। मैंने फौरन से अपने दोस्त को फ़ोन किया और उसको कहा कि गाड़ी लेकर फौरन से पहुंचे। उसका ऑफिस पास ही था। फिर करीब 10 मिनट बाद उसकी गाड़ी हमारे सामने आकर रुकी। फिर हम दोनों अंदर बैठ गए।
अब हम तीनों गाड़ी में थे। वो औरत भी हाँफ रही थी और मेरे दोस्त ने रास्ते से पानी और कुछ खाने पीने की चीज़ें खरीद लीं ताकि कम से कम हमारा होशो हवास तो ठीक हो। फिर हमने एक सुकून शांति से भरी जगह पर पहुंचकर गाड़ी रोक दी। मैंने उस औरत की तरफ रुख किया और मैंने कांपती हुई आवाज़ में कहा कि मुझे बताओ कि ये सब क्या है? कौन था वो आदमी और तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो? वो औरत कुछ लम्हे के लिए खामोश हो गई, जैसे शब्द ढूंढ रही हो। फिर धीरे धीरे से बोली कि वो आदमी उसको अच्छी तरह जानता है। उसने उसको ज़बरदस्ती अपना कोई रिश्ता, न शादी, कुछ भी नहीं। वो उसकी ज़िंदगी पर कब्जा कर कर बैठा है। उसके सामने पागल बनकर रहती ताकि वो उसको ज़्यादा कंट्रोल नहीं करे। वो उसके जाते ही बाहर निकल जाती और अपनी असली हालत उसे ही दिखाई दे रही थी। फिर उसने जो बात आगे बताई वो मेरे वजूद को अंदर तक हिला गई थी। उसने कहा कि आपकी पत्नी उस आदमी के पास आई थी आपकी तस्वीर के साथ और उसको 50 लाख रुपए दिए इस बात के लिए कि वो आपको दुनिया से ख़त्म कर दे। मैं ये सुनकर दंग रह गया। मेरा दिमाग खाली हो गया और दिल जैसे सीने में धड़कना ही भूल गया। वो कहती रही कि एक दिन मैं सड़क पर नज़र आ गया। मैं आप तक पहुंचना चाहती थी पर फिर हिम्मत नहीं हुई। फिर मैं बार बार रास्ते पर जाती रही ताकि मौका मिले और आपको बचा सकूं, लेकिन हर बार कुछ न कुछ हो जाता। मेरे दोस्त ने फौरन से पूछा कि तुम पुलिस के पास क्यों नहीं गई? उस औरत ने आंखें झुकाकर कहा कि पुलिस कहाँ सुनती है हम जैसी औरतों की। मैं तो खुद अकेली हूँ, मेरी जान भी बड़ी मुश्किल से बचा रही हूँ। मैंने उसकी तरफ देखा, उसके चेहरे पर डर था, पसीना था, थकन थी और एक ऐसी व्यवस्था थी जो शब्दों में नहीं बताई जा सकती। मैंने उसका शुक्रिया किया और कहा कि तुम्हें इस आदमी के पास वापस जाने की ज़रूरत नहीं है। अब तो शायद उसको भी शक हो गया हो। मैंने अपने दोस्त से कहा कि उसको अपने घर पर लेकर जाओ, उसको अपनी पत्नी या बहन के पास रखो, उसका ख्याल करो। और उसने फ़ौरन से हाँ कर दी। फिर मैंने पुलिस से कांटेक्ट किया और पता चलाने के लिए कि ये औरत सही कह रही थी या नहीं। मेरे सबसे अच्छे ताल्लुक थे। मैंने उस मनहूस आदमी का हुलिया बताया तो पुलिस ने कहा कि वो पहले ही संगीन मुकदमों में शामिल है पर बहुत बड़ा हिटमैन है। पुलिस ने मुझे यकीन दिलाया कि फिक्र नहीं करिए, पूरे शहर में नाकाबंदी कर दी जाएगी। अगर वो जिंदा है और इसी शहर में है तो बचकर नहीं जा सकेगा। मेरी डीएसपी से बात हुई, कमिश्नर से बात हुई। उन्होंने कहा कि परेशान नहीं हो, हम आपके घर के बाहर भी कुछ लोगों को सादा कपड़ों में लगा देते हैं ताकि आप प्रोटेक्ट रहें। ये मामला मैंने संभाल लिया। रात गहरी हो गई थी पर मेरी सोच किसी आग की तरह भड़क रही थी। अब सिर्फ एक चीज़ बाकी थी जिसके लिए मैं हर रोज़ परेशान होता, और वो कौन लोग थे जो मेरी ज़िंदगी ख़त्म करवाना चाहते थे। आज मैंने घर जाना था पर एक पति की तरह नहीं, एक ऐसे इंसान की तरह जिसके दिल में एक ही सवाल था कि आखिर ऐसा क्यों। मैं घर पर आया तो दरवाज़ा खुलते ही मेरे अंदर जैसे एक अजीब सी घबराहट हुई। मेरा दिल धक धक कर रहा था और दिमाग में बहुत से सवाल थे। मेरी पत्नी सोफे पर बैठी हुई थी, सामने टीवी चल रहा था पर उसकी आंखें स्क्रीन पर नहीं, वो खाली खाली सी, वो खाली आसमान में थी जैसे किसी और ही दुनिया में हो। मैंने तभी अपनी पूरी ताकत से चीखना शुरू कर दिया। मैंने कहा कि क्या कमी थी मेरे प्यार में, क्या कमी रह गई थी मेरी वफा में। मैंने तुम्हें क्या कुछ नहीं दिया, तुम्हारी हर ख्वाहिश को पूरा किया, तुम्हें इस घर में लाया, अपने दिल की रानी बनाया, इस घर की मालकिन बनाया, तुम्हें हर मुसीबत से बचाया। तुम्हारी बुआ ने तुम्हारा सौदा कर दिया। मैं तुम्हें इस गंदगी से बचाकर इस घर में लेकर आया था ताकि तुम ठीक रह सको, पर तुमने मेरे साथ ये क्या किया? मेरे पीछे किसी को तुमने लगा दिया, मेरी जिंदगी को इस खेल का हिस्सा बना दिया जिसका कभी सोचा भी नहीं था। मैं चीख कर बोलता रहा कि मेरा दिल फट रहा था। मैंने सब कुछ कह दिया जो मेरे दिल में सालों से जमा हो गया था। मैंने कहा कि तुम्हारे लिए मैंने हर कुर्बानी दी, मैंने कभी तुम्हारे प्यार में कमी नहीं की, मैं तुम्हारे हुस्न का दीवाना था। तुम ही वो पहली औरत थी जो मेरी जिंदगी में आई थी। मैंने तुम्हें कभी धोखा भी नहीं दिया, मैंने तुम्हें कभी मजबूर नहीं किया कि तुम मेरे सामने झुक जाओ। मैंने तुम्हें इज्जत दी, लेकिन तुमने क्या किया? तुमने मेरे पीछे एक कातिल को लगा दिया। क्यों? आखिर क्यों? मैं तुम्हारा क्या लगता था? मेरा क्या कसूर था? क्या मैं बेवफा था? क्या मैंने तुम्हें धोखा दिया? मैं तो हर दिन तुम्हारे लिए लड़ रहा था, हर रात तुम्हारे लिए थककर घर पर आता था। मैं चीखता गया पर वो एक पत्थर की तरह बैठी रही। न उसने मेरी तरफ देखा, न उसने कोई जवाब दिया। मैं जानता था कि ये वही हालत थी जिसमें वो अक्सर चली जाती थी। वो जैसे अपने अंदर बंद हो जाती थी, उसकी दुनिया बाहर से बिल्कुल कट जाती।
मैंने सोचा कि शायद इस बार भी वो खामोशी ही बनाए रखेगी, लेकिन आज की खामोशी में कुछ अजीब सा था। आज जैसे उसकी सांसें भी नहीं चल रही थी, आज जैसे वो मुझे भी नहीं सुन रही थी। मैं बोल बोल कर थक गया, आवाज़ बैठ गई, हलक में दर्द होने लगा, पर कोई भी जवाब नहीं आया। मैंने कहा कि उठो, मुझे बताओ कि क्यों तुमने ये सब कुछ किया। जब वो फिर से नहीं बोली, तो मैं गुस्से से उसके आगे बढ़ा और जैसे ही मैंने उसकी शक्ल देखी, मेरे वजूद से जैसे जान निकल गई। मैं धड़ाम से नीचे बैठ गया। मेरी टांगें मेरा बोझ नहीं उठा सकी। मैं अपने घुटनों पर गिर गया। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि मैं रो क्यों रहा हूँ। ये वो औरत थी जो मुझे इस दुनिया से विदा करना चाहती थी, लेकिन अब वो खुद ही जा चुकी थी। उसके पास एक छोटा सा लेटर रखा हुआ था। मैंने कांपते हाथों से वो खत उठाया और उसका कागज भी ठंडा लग रहा था, जैसे किसी मुर्दा चीज का एहसास हो। मैंने जल्दी से उसको खोला था कि मुझे माफ करना, आगे कुछ नहीं था। कोई मर्जी नहीं, कोई सफाई नहीं, कोई मकसद नहीं। मैं बस खाली नजरों से लेटर को देखता रह गया। मुझे नहीं पता था कि वो किस दुख से गुजरी, किस अंधेरे में थी, उसका दिमाग कब टूटा और कब उसने मेरी जिंदगी खत्म करने की ठान ली थी और फिर आखिर में खुद अपनी जिंदगी खत्म कर दी। मैंने खामोशी से उसका अंतिम संस्कार किया। कोई शोर नहीं किया, कोई हंगामा नहीं, कोई सवाल नहीं। सब कुछ खामोशी से हो गया। पुलिस ने उस आदमी को पकड़ लिया जिसको उसने पैसे दिए थे। वो सच में खतरनाक आदमी था। पुलिस ने बताया कि वो पहले कितने केस में शामिल है। उसके बाद मामला खत्म हो गया, पर एक औरत रह गई जिसका नाम जानवी था। वही औरत जिसने मेरी जान बचाई थी। मेरे दोस्त ने कहा कि अब उसका क्या करना है। मैंने कहा कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। 2-3 हफ्ते बाद मेरे दोस्त ने बताया कि वो मेरे घर पर ज्यादा नहीं रहना चाहती। वो कह रही है कि मैं कहीं और चली जाऊंगी, पर ये नहीं बता रही कि कहाँ पर जाना है और क्यों जाना है। उसने मुझे दोबारा मिलने की ख्वाहिश की, पर फिर मैं मिला और मैंने उससे ये सवाल पूछा, वो जो मेरे दिल में चल रहा था। मैंने पूछा कि कब मेरी पत्नी इस कातिल के पास गई, तो क्या उसने कुछ कहा था? क्या उसने बताया था कि वो ये सब कुछ क्यों कर रही है? जानवी ने गहरी सांस ली और कहा कि उसने कुछ भी नहीं बताया। बस वो ये कह रही थी कि उस आदमी को इस दुनिया से विदा करना होगा। ये बहुत तकलीफ में है। और उसके बाद उसने पैसे दिए और चली गई। मैं हैरान रह गया। मैंने कहा कि मैं तो तकलीफ में नहीं था। उसने कहा मुझे नहीं पता, मैंने बस यही सुना था कि उसकी बात मेरे दिमाग को काटती रही। मेरी पत्नी मर गई थी, मेरी जिंदगी में पहली बनकर रह गई। मैंने जानवी से कहा कि क्या वो मेरे साथ जिंदगी गुजारना चाहती है, क्या वो मुझसे शादी करेगी। मैंने जानवी से शादी करने का सोचा। उसने कुछ देर खामोशी बनाए रखी, फिर धीरे से हाँ कर दी और आज जानवी मेरी पत्नी है और मैं उसके साथ बहुत खुश हूँ। पर सच ये है कि आज कभी कभी तनु का ख्याल आ भी जाता है, तो मैं सोचता हूँ कि वो कैसी औरत थी, उसके दिल में क्या चल रहा था। क्या वो डिप्रेशन का शिकार थी? क्या वो कोई संगीन बीमारी में थी? उसको कोई ऐसी बीमारी हो गई थी जिसको मैं समझ ही नहीं पाया? क्या मैंने उसके अंदर के दर्द को नज़रअंदाज कर दिया? मैंने उसके व्यवहार को उसकी बीमारी समझने की जगह उसकी जिद और उसके झगड़ों का नाम दे दिया। क्या मैं वही भोला था? क्या मैंने कभी ये जानने की कोशिश ही नहीं की कि उसके दिल में कौन सी जंग चल रही है जो उसको अंदर ही अंदर खाए जा रही थी? मैंने उसे जिद समझा, मैंने उसकी दूरी पर नफरत समझा, मैंने उसके चेहरे की उदासी को एक्टिंग समझा, पर शायद वो अंदर से टूट रही थी। शायद वो किसी परेशानी में थी। शायद उसके दिमाग में कोई बोझ था जो वो उठा नहीं पा रही थी और वो ब्रेक चाहती थी। पर मैंने उसकी मदद नहीं की। मैं उसी में लगा रहा कि वो मुझे क्यों नहीं समझती है, मैं उसको क्यों समझाऊं, जबकि शायद उसको मेरी समझ से ज़्यादा मेरे ख्याल रखने की ज़रूरत थी। अब मैं इस कहानी से आखिर में सिर्फ एक बात कह सकता हूँ कि मैंने एक औरत को खो दिया और उसके बाद बहुत कुछ जाना। उसने मेरी जान लेने की कोशिश की, पर आज भी मैं उसकी तस्वीर देखूं तो मेरे दिल में सवाल उठता है कि वो आखिर किस दुख में, किस तकलीफ में थी, किस अंधेरे में थी। इंसान अगर खुद को ख़त्म कर ले तो इसका मतलब है कि उसने बहुत कुछ अंदर छुपा रखा था जो कोई जान नहीं पाया। मैं भी जान नहीं पाया, या शायद मैं ही गलत था, शायद वो गलत थी, शायद हम दोनों ही गलत थे। आज इतने टाइम के बाद जब ये सब कुछ लिख रहा हूँ तो समझ आता है कि कहानी किसी एक गुनहगार की नहीं होती। हर रिश्ते में दो जिंदगियां होती हैं और अगर एक टूटती है तो दूसरी भी घायल होती है। मैंने अपने दर्द को सच माना, लेकिन उसके दर्द को सिर्फ जिद समझ लिया। मैंने उसके सन्नाटे को नफरत कहा, उसकी चुप्पी को चालाकी समझा
और उसके डर को बहाना। अब जानवी मेरे साथ है, वो मेरी जिंदगी में रोशनी बनकर आई है, साफ, सच्ची और बिना किसी चाल के। उसके साथ मैं हंसता हूँ, जीता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। मगर कुछ रातें ऐसी होती हैं जब नींद नहीं आती। खिड़की से बाहर देखता हूँ तो लगता है जैसे अंधेरे में कोई सवाल खड़ा है, बिना जवाब के। मैं अब ये नहीं कहता कि तनु बुरी थी और न ये कि मैं पूरी तरह सही था। शायद वो मदद मांग रही थी और मैं सुन नहीं पाया। शायद मैं थक गया था और उसने हार मान ली। रिश्तों में सबसे खतरनाक चीज मारपीट नहीं होती, धोखा भी नहीं। सबसे खतरनाक होता है एक दूसरे को ना समझ पाना। अगर कोई इस कहानी से कुछ सीखे तो बस इतना कि सामने वाले की चुप्पी को हल्के में मत लेना। हर इंसान लड़ाई नहीं लड़ पाता। कुछ लोग अंदर ही अंदर हार जाते हैं और जब कोई इंसान खुद को खत्म कर ले तो समझ लेना वो बहुत पहले ही टूट चुका था। मैं आज भी आगे बढ़ रहा हूँ, जिंदगी जी रहा हूँ, लेकिन हर मुस्कान के पीछे एक सबक है और हर सबक के पीछे एक अधूरी कहानी। यही मेरी सच्चाई है। ये अंत नहीं था। मुझे भी यही लगता था कि सब खत्म हो गया, लेकिन कुछ कहानियां कागज पर नहीं, इंसान के अंदर आगे चलती रहती हैं। तनु के जाने के बाद जिंदगी बाहर से नॉर्मल हो गई थी, लेकिन अंदर सब कुछ बदल चुका था। अब मैं किसी आवाज पर चौंक जाता था, किसी खामोशी में खो जाता। जानवी मेरे पास होती, मेरा हाथ पकड़ती, लेकिन कई बार मुझे महसूस होता कि मैं पूरा वहां होता ही नहीं, जैसे मेरा एक हिस्सा हमेशा पीछे छूट गया हो। मैंने काम में खुद को बिल्कुल डुबो दिया। मीटिंग्स, फाइल्स, कॉल, सब कुछ पहले जैसा ही था, पर मैं पहले जैसा नहीं रहा। अब मैं लोगों की बात बीच में भी नहीं काटता, किसी की चुप्पी देखता तो उसे अनदेखा नहीं करता। कोई देर तक खामोश रहता तो मैं पूछता कि सब ठीक तो है। शायद मैं दूसरों में वही ढूंढने लगा था जो मैं अपनी जिंदगी में खो चुका था। एक दिन जानवी ने मुझसे कहा कि तुम अब भी खुद को माफ नहीं कर पाए हो। मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो सही थी। मैंने पहली बार माना कि प्यार सिर्फ देना नहीं होता, समझना भी होता है। और समझना तब मुश्किल हो जाता है जब हम खुद को ही सही मान लेते हैं। तनु ने जो किया वो गलत था, बहुत गलत, लेकिन उसके पास आखिरी कदम तक पहुंचने की कहानी में कभी जान ही नहीं पाया। शायद उसने कई बार मदद के लिए हाथ बढ़ाया हो और मैं हर बार अपनी तकलीफों में ही उलझा रह गया। अब कभी कभी सोचता हूँ कि अगर उस दिन मैं गुस्से की जगह खामोशी से उसके पास बैठ जाता, अगर सवालों की जगह सिर्फ उसकी सुन लेता, तो क्या कहानी बदल सकती थी? मुझे नहीं पता, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ कि अब मैं किसी रिश्ते को हल्के में नहीं लेता। किसी इंसान को ड्रामेटिक, ज़िद्दी या पागल कहने से पहले रुकता हूँ, क्योंकि हर इंसान की लड़ाई दिखाई नहीं देती। ये कहानी अब बदले की नहीं है, न सज़ा की। ये कहानी है समझ की, देर से आई समझ की। और अगर कहीं कोई तनु जैसी औरत ये पढ़ रही हो या कोई मेरे जैसा आदमी, तो बस इतना कहना चाहता हूँ कि खुलकर आपस में बात करो, खामोशी मत चुनो। और अगर कोई चुप है तो उसे ऐसे ही छोड़ो मत, क्योंकि कभी कभी एक सवाल, तुम ठीक हो ना, किसी की पूरी जिंदगी बचा सकता है। तनु के जाने के बाद जिंदगी की रफ्तार धीमी नहीं हुई थी, बस आवाज कम हो गई थी। घर वही था, कमरे वही थे, पर अब दीवारें कुछ ज्यादा सुनने लगी थी। जानवी कोशिश करती थी कि मैं बीते हुए कल में न अटकूं, लेकिन कुछ यादें होती हैं जो वक्त की नहीं सुनती। एक शाम मैं ऑफिस से लौटा तो गेट पर एक अजनबी खड़ा था। उम्र कोई 40 के आसपास, साधारण कपड़े, चेहरे पर थकान और आंखों में कुछ ऐसा जो तुरंत भरोसा नहीं देता, लेकिन झूठ भी नहीं लगता। उसने मेरा नाम लिया, आप ही वेद हैं। मैं चौंक गया कि हाँ, आप कौन? उसने जेब से एक पुराना पहचान पत्र निकाला। मेरा नाम राघव मिश्रा है, मैं क्रिमिनल साइकोलॉजी में काम करता हूँ और मैं तनु का काउंसलर रह चुका हूँ। मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। ये नाम मैंने पहले कभी नहीं सुना था। मैंने उसे अंदर बैठाया। जानवी भी आकर बैठ गई। राघव ने पानी का एक घूंट लिया और बोला कि मैं पहले नहीं आ पाया, मुझे लगा था कि पुलिस सब संभाल लेगी, लेकिन कुछ फाइलें बंद होने के बाद भी कुछ कहानियां खुली रह जाती हैं। उसने एक फोल्डर मेरे सामने रखा। उसमें तनु की लिखावट थी, डायरी नहीं, सेशंस के नोट्स। राघव ने कहा, तनु किसी एक बीमारी से नहीं जूझ रही थी, वो कई सालों से डिसोसिएटिव डिप्रेशन और ट्रॉमा बॉन्डिंग में फंसी थी। जिन लोगों ने उसे पहले बेचा वही उसके दिमाग में नॉर्मल बन चुके थे। मेरे हाथ कांपने लगे। उसने आगे कहा कि उस आदमी से वो डरती थी, लेकिन उसी डर को वो अपनी सजा मान चुकी थी। और आप उसकी जिंदगी में पहले सुरक्षित आदमी थे। कई बार ऐसा होता है कि जब किसी को पहली बार सुकून मिलता है तो वो खुद को उसके लायक नहीं समझ पाता। मैंने धीमे से पूछा,
तो उसने मेरी जान क्यों? राघव की आवाज़ भारी हो गई, क्योंकि उसके दिमाग में ये बैठ चुका था कि आप जैसे इंसान को वो खो देगी, और खोने से पहले वो सब खत्म कर देना चाहती थी, आपको भी, खुद को भी। कमरे में सन्नाटा छा गया। जानवी की आंखों में आंसू थे। तो वो मदद चाहती थी? राघव ने सर हिलाया। वो हर सेशन में यही कहती थी कि अगर मैं ठीक हो गई तो शायद मैं जीने के लायक नहीं रहूंगी। उस रात मैं सो नहीं पाया। पहली बार मुझे गुस्सा नहीं आया, बस अफसोस हुआ। अगले हफ्ते राघव फिर आया, इस बार एक और खबर लेकर। उस आदमी के नेटवर्क में अभी भी लोग हैं, उसने कहा, और उनमें से कुछ आपको देख चुके हैं। अब कहानी फिर से जिंदा हो रही थी, पर इस बार मैं भाग नहीं रहा था। मैंने फैसला किया कि अब जो हुआ उसे दबाया नहीं जाएगा। मैं राघव के साथ मिलकर उन औरतों के लिए काम करूंगा जो तनु जैसी थीं, जिनकी आवाज़ किसी ने सुनी ही नहीं। जानवी ने मेरा हाथ पकड़ा कि इस बार तुम अकेले नहीं हो, और मुझे पहली बार लगा कि शायद यही वो रास्ता है जहां से कहानी का दूसरा मोड़ शुरू हुआ। राघव के जाने के बाद घर फिर से शांत हो गया था, लेकिन वो शांति अब सुकून नहीं देती थी। वो ऐसी लगती थी जैसे किसी कमरे में बंद पंखा आवाज नहीं करता, मगर हवा भी नहीं देता। जानवी किचन में थी, बर्तनों की हल्की हल्की आवाजें आ रही थी, पर मेरा ध्यान सामने रखे फोल्डर पर अटका हुआ था। मैंने उसे दोबारा खोला। हर पन्ना तनु की आवाज बनकर मेरे सामने खड़ा था। कहीं डर था, कहीं शर्म, कहीं अजीब सी सजा। उसने बार बार लिखा था कि वो ठीक होना नहीं चाहती थी, क्योंकि ठीक होने का मतलब था जीने की जिम्मेदारी उठाना, और जिम्मेदारी से वो हमेशा भागती रही थी। मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मैंने उसे प्यार तो दिया, लेकिन सुरक्षित महसूस करने का वक्त नहीं दिया। मैं जल्दी जल्दी सब ठीक करना चाहता था। डॉक्टर इलाज पर शायद उसे बस इतना चाहिए था कि कोई उसके साथ बैठकर चुप रह सके। अगले कुछ दिन अजीब थे। मैं ऑफिस जाता, काम करता, लोगों से मिलता, लेकिन अंदर कहीं एक अलग दुनिया चल रही थी। हर चेहरे में मुझे कोई अधूरी कहानी दिखने लगी थी। लिफ्ट में खड़ी चुप लड़की, कैब में बैठी, खिड़की से बाहर ताकती औरत, अब मैं उन्हें नजरअंदाज नहीं कर पाता था। एक शाम राघव का फोन आया। उसकी आवाज इस बार पहले से ज्यादा सख्त थी। वेद, जिस नेटवर्क की बात मैंने की थी वो सिर्फ तनु तक ही नहीं है। हमने 3 और केस जोड़े हैं। एक लड़की लापता है। मेरी उंगलियां फोन पर कस गईं। और पुलिस? हाँ, पुलिस है, वो बोला, लेकिन हर केस फाइल नहीं बन पाता। कुछ लोग सिस्टम से पहले ही गायब हो जाते हैं। उस रात मैंने जानवी को सब बता दिया। वो चुपचाप सुनती रही। तुम इसमें उतरना चाहते हो? उसने आखिर में पूछा। मैंने बिना रुके कहा कि नहीं, मैं इससे भागना नहीं चाहता। जानवी ने कुछ देर मुझे देखा, फिर बोली, तो इस बार सही तरीके से उतरना, अकेले नहीं। यहीं से चीजें बदलने लगी। मैंने राघव के साथ मिलकर उन सेशंस के नोट्स को केस स्टडी में बदला। नाम नहीं, चेहरे नहीं, बस कुछ पैटर्न्स। कैसे डर प्यार बन जाता है, कैसे कंट्रोल आदत बन जाती है, और कैसे कुछ औरतें खुद को ही दुश्मन मान लेती हैं। पहली बार मुझे लगा कि तनु की कहानी सिर्फ उसकी मौत की नहीं थी, वो एक वार्निंग थी। कुछ हफ्तों बाद हमें खबर मिली कि वही हिटमैन जिसे पुलिस ने पकड़ा था, जेल के अंदर मारा गया। ये इत्तेफाक नहीं था, नेटवर्क जिंदा था, और अब शायद उसे पता चल गया था कि मैं भी जिंदा हूँ। उस रात मैंने खिड़की से बाहर देखा। शहर वैसे ही चमक रहा था जैसे हर रात चमकता है, पर मुझे पहली बार समझ आया, अंधेरा सिर्फ गलियों में नहीं होता। कुछ अंधेरे रिश्तों में पलते हैं, और कुछ इंसानों के दिमाग में। मैंने फोल्डर बंद किया, नाम लिखा तानिया, क्योंकि ये कहानी अब किसी एक की मौत की नहीं थी। ये कहानी थी उन जिंदगियों की जो अभी बचाई जा सकती थी। और मैं जानता था कि ये रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन अब मैं पीछे हटने वाला नहीं था। सब कुछ एक दिन में ठीक नहीं हुआ। कोई आखिरी हीरो वाला सीन नहीं था, न कोई तालियां। बस धीरे धीरे चीजें अपनी जगह लौटने लगी। वो नेटवर्क टूट गया, पूरी तरह नहीं, लेकिन इतना कि डर कम हो गया। कुछ लोग पकड़े गए, कुछ रास्ते बदलने पर मजबूर हुए। जिन लड़कियों तक हम पहुंचे उनमें से ज्यादातर बच गईं, सब नहीं, पर जितनी बची वही काफी थी। मैंने समझ लिया था कि हर किसी को बचाया नहीं जा सकता, और ये समझ ही शायद सबसे बड़ा सुकून थी। एक शाम मैं और जानवी उसी छत पर बैठे थे जहां पहले मैं अकेला खड़ा होकर अंधेरे से लड़ता था। आज आसमान साफ था, हवा हल्की हल्की चल रही थी, शहर की आवाजें दूर थीं। तब मुझसे जानवी ने पूछा, अब क्या सोचते हो? और मैंने कहा, अब मैं ज्यादा नहीं सोचता, बस देखता हूँ और सुनता हूँ। उसने मुस्कुराकर मेरा हाथ पकड़ लिया। उस पकड़ में कोई डर नहीं था, कोई शक नहीं, बस गहरा सा भरोसा।
मैं अब तनु को अपराधी या शिकार की तरह याद नहीं करता। मैं उसे एक इंसान की तरह याद करता हूँ, टूटी हुई, उलझी हुई, लेकिन बुरी नहीं। उसके दर्द को नाम मिल गया था और मेरे गुस्से को एक दिशा। कुछ रातों में उसकी याद अब भी आती है, लेकिन वो याद अब भारी नहीं लगती। वो मुझे रोकती नहीं, बस याद दिलाती है। आज जब मैं किसी चुप इंसान को देखता हूँ तो सवाल करता हूँ, और अगर जवाब ना मिली तो बैठकर इंतजार करता हूँ, क्योंकि मैंने सीख लिया है कभी कभी किसी की जिंदगी बचाने के लिए बहुत बड़े शब्द तो नहीं, बस एक सच्ची मौजूदगी ही काफी होती है। मैं वेद हूँ। मेरी कहानी में अंधेरा भी था, गलतियां भी थी और नुकसान भी, लेकिन आखिर में मैंने बस सुकून चुना। अगर मेरी कहानी से मैंने कुछ सीखा है तो वो ये कि हर लड़ाई शोर में नहीं लड़ी जाती। कुछ जंगें इंसान अपने अंदर लड़ता है, बिना आवाज के और बिना गवाह के। मैंने गलती ये की कि मैंने सामने वाले की खामोशी को उसकी मर्जी समझ लिया। मैंने सोचा जो बोल रहा है वही दुखी है और जो चुप है वो बस मजबूत है। पर सच ये है कि अक्सर सबसे ज़्यादा टूटे हुए लोग सबसे ज़्यादा चुप रहते हैं। मैंने प्यार भी दिया, बस वक्त पर समझ नहीं पाया। मैंने सवाल किए, पर ठहर कर सुनना नहीं सीखा, और जब तक समझ आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब मैं जानता हूँ कि रिश्ते जीतने के लिए सही होना ज़रूरी नहीं होता, समझदार होना ज़रूरी है। किसी को बदलने से पहले उसे महसूस करना ज़रूरी है। अगर कोई इंसान दूर जा रहा है तो ज़रूरी नहीं कि वो आपको छोड़ रहा हो। कभी कभी वो खुद से बचने की कोशिश कर रहा होता है। आज मैं किसी को दोष तो नहीं देता, न उसको और न खुद को, क्योंकि हर किसी ने अपनी अपनी समझ के हिसाब से ही किया। कुछ गलतियां हुई, पर उन्हीं गलतियों ने मुझे इंसान बनाया। अब अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो बस इतना कहना चाहता हूँ, किसी की चुप्पी को हल्के में मत लेना। और अगर तुम खुद ही चुप हो तो किसी एक इंसान से बोलकर खुलकर आपस में बात करें, क्योंकि जिंदगी हमेशा दूसरा मौका नहीं देती, और कभी कभी एक सच्ची बात किसी की पूरी जिंदगी बचा सकती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।